हमारी हैसियत मेल नहीं खाती? हाँ, बिल्कुल सही। आपकी बात 100% सही है। आप जैसे नए नए अमीर बने खानदान और भारत के सबसे भय और नामी बिजनेस घराने, हमारे देसाई खानदान का कोई मेल ही नहीं है। 3 साल तक छिपाई अपनी असली पहचान जब मैंने उजागर की तो मेरे पति और सास के चेहरे का रंग उग गया। तलाक के कागजों पर दस्तखत करते ही शुरू हुई एक औरत के बर्दाश्त और सटीक बदले की कहानी। संगीत अब शुरू होती है। शुरू करने से पहले आपका मुफ्त में दिया गया एक सब्सक्राइब और लाइक इस कहानी को बहुत हिम्मत देगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तलाक ले लेते हैं, अब और तुम्हारे साथ नहीं रहा जा सकता, रोहन मल्होत्रा ने कागजों को लिविंग रूम की मैं पर फेंकते हुए कहा। शांत घर में धम्म की आवाज गूंज उठी। आन्या रसोई में बर्तन धो रही थी। उसने अपने हाथ रोके और धीरे से पीछे मुड़ी। रबर के दस्तानों से साबुन के बुलबुले टपककर टाइल वाले घर्ष पर सैद धब्बे बना रहे थे। उसका दिल ओर होर से धक रहा था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसका उसे अंदेशा था। वह जानती थी कि यह पल एक दिन जरूर आएगा। अचानक यह क्या कह रहे हैं? रोहन, क्या हुआ है? आराम से बात कीजिए। अचानक नहीं है, मैं बहुत पहले से यह सोच रहा था। अब इसे तम करते हैं। रोहन सोये पर धाम से बैठते हुए बोला। उसकी सिकुई हुई शर्ट से किसी अनजान परफ्यूम की महक आ रही थी। यह एक मीठी तीखी गुलाब जैसी खुशबू थी जो आन्या के इस्तेमाल किए जाने वाले हल्के चंदन के साबुन की महक से बिल्कुल अलग थी। इस महक को आन्या पिछले 6 महीनों से जानती थी। रोहन की शर्ट और टाई से यह खुशबू लगातार आती रहती थी। मैंने बहुत पहले ही सब कुछ हुत्म करने का मन बना लिया था, बस आज कह रहा हूं। रोहन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे थपथपाया। आन्या ने दस्ताने उतार दिए और लिविंग रूम में आ गई। कुछ ही दमों की दूरी थी, लेकिन उसके पैर बहुत भारी लग रहे थे, जैसे वह किसी गहरी दलदल में चल रही हो। उसके सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? बताइए रोहन, अगर मैं सुधार सकती हूं तो सुधार लूंगी। आन्या की आवाज कांप रही थी। पिछले 3 सालों से उसने कितनी मेहनत से घर संभाला था, अपनी सास को उश करने की कितनी कोशिशें की थीं, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। बात हल्ती की नहीं है, हमारी शादी ही शुरू से एक ललती थी। रोहन ने सिगरेट अपने होठों में दबाई और लाइटर जलाया। नीली छोटी सी लौ में उसका ठंडा चेहरा सा दिख रहा था। तुम्हारे जैसे आनदान की, जिसकी कोई झें ही नहीं है, वो हमारे मल्होत्रा आनदान से कैसे मेल खा सकती है? हमारी हैसियत शुरू से ही अलग थी। आन्या का चेहरा सजयेद पा गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारा ऊन निकल गया हो। उसके घुटने कांपने लगे और उसने सोए का किनारा पक लिया। उसे 3 साल पहले अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब वह दुल्हन के कमरे में अकेली बैठी थी तो उसकी सास सुनीता मल्होत्रा अंदर आई और बोली थीं, नीच आनदान की लक्की हमारे घर की बहू बनने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। यह शादी हमारे घर की सबसे बब्बी भूल है। उस वक्त भी उसे ऐसा ही लगा था जैसे दुनिया तम हो गई हो, लेकिन रोहन ने उसे तसल्ली दी थी कि वह अपनी मां को मना लेगा। वर्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या वो सारे दिलासे झूठे थे? रोहन, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हमने साथ में खाना खाया, साथ में हंसे, ऐसे ही तो रहते थे हम। 3 साल में तुमने किया ही क्या है? सच सच बताओ। रोहन ने सिगरेट का धुआं आन्या के चेहरे की तरफ उड़ाते हुए कहा। तीखे धुएं से आन्या की आंखों में जलन होने लगी। आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। बस मां की जी हुगूरी करती रहीं और घर के काम करती रहीं। यही तो किया है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या योगदान है? आन्या का गला भर आया। वह पिछले 3 सालों से हर सुबह 5 बजे उठकर अपनी सास के लिए मसाला चाय बनाती थी और रोहन के लिए उसके पसंदीदा परांठे बनाती थी। हर दिवाली और होली पर वह अकेले 20 लोगों का खाना बनाती थी, जिससे उसकी उंगलियों में छाले पम जाते थे, लेकिन वह चुप रहती थी। जब भी उसकी सास ताना मारती, तुम्हें इतना भी नहीं आता? सही है, अच्छे घर की होती तो कुछ सीखती, तो उसका दिल टूट जाता था, लेकिन वह हंसकर बात टाल देती थी। जब मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई हायदा ही नहीं है, तो मैं ऐसी औरत के साथ क्यों रहूं? रोहन ने एशट्रे में सिगरेट की राख झाते हुए कहा। कांच की एशट्रे में राख गिरने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी, इसीलिए प्रिया है, और अब मेरे लिए वही सही है। आन्या का दिल जैसे जम गया। रोहन के चेहरे पर उस लक्की का नाम लेते हुए ग्रा भी शर्म नहीं थी, बल्कि वह और भी ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था।
प्रिया शर्मा, 26 साल, एक कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग टीम की कर्मचारी। आन्या उस लक्की के बारे में सब कुछ जानती थी। 6 महीने पहले से ही उसने रोहन के ओन पर दिल वाले इमोजी से भरे मैसेज देखे थे। जब रोहन नहाने जाता तो वह चुपके से उसके व्हाट्सएप मैसेज पा लेती थी। बाबू, आज क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हम दोबारा कब मिलेंगे? ऐसे मैसेज पढ़कर आन्या का दिल जलता था, लेकिन वह अनजान बनी रहती थी। वह वुड को समझाती थी कि शायद यह उसकी लतहमी हो। रोहन पर शक करना पाप है। प्रिया शर्मा की बात कर रहे हैं आप मुझे उस लकी के लिए छोड़ना चाहते थे? आन्या ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन का हाथ जिसमें सिगरेट थी हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमने लगीं। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने मेरा ओन चेक किया? आप हर गुरुवार को देर से घर आते हैं, आन्या ने शांत होकर कहा। उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन अंदर से उसका दिल फटा जा रहा था। आपकी शर्ट से अजीब परफ्यूम की महक आती है और टाई पर लिपस्टिक के निशान भी होते हैं। पता न चलना नामुमकिन था। असल में उसके पास और भी बहुत सारे सबूत थे। रोहन के बटुए में मिले कपल रिंग्स के बिल जो टिफनी के थे और उसे कभी नहीं मिले थे। कार की पैसेंजर सीट पर गिरे लंबे बाल, जबकि आन्या के बाल कंधे तक ही थे। लेकिन हर बार वह अनजान बन जाती थी। वह देखना नहीं चाहती थी, मानना नहीं चाहती थी। हाँ ठीक है, अब छुपाते छुपाते मैं भी थक गया हूं। रोहन ने सिगरेट मुंह से निकालते हुए बेशर्मी से कहा। मैं प्रिया से शादी करूंगा। वह जवान है, खूबसूरत है और सबसे जरूरी उसका खानदान अच्छा है। हमारे घर को जैसी बहू चाहिए वह वैसी ही है। आन्या के घुटनों में जैसे जान ही नहीं बची और वह सोए के किनारे पर बैठ गई। ठंडे लेदर का सोहा उसकी जांघों में चुभ रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसे आज समझ आया कि पिछले 3 सालों से वह क्या थी, बस एक अस्थाई समाधान। लेकिन जो कर आपने मेरे नाम पर लिया है उसका क्या होगा? वह 3 करोड़ का लोन तो मेरे नाम पर है। आन्या ने बमुश्किल अपनी आवाज निकालते हुए पूछा। वो तुम जानो, तुम ही चुकाओगी। कागजों पर तुम्हारा नाम है, रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वैसे भी लोन तुमने लिया है, 3 करोड़ कोई छोटी रम नहीं है। हर महीने किश्त भरने के लिए तुम्हें दिन रात मरना पड़ेगा। ऊब कमाओ। आन्या का दम घुटने लगा। यह भारी भरकम रम रोहन के उस इंटीरियर डिजाइन के कारोबार के लिए थी जो उसने अपने कॉलेज के दोस्त के साथ शुरू किया था। आपने ही तो कहा था कि यह पैसा बहुत जरूरी है, यह आखिरी मौका है, मेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं बैंक गई और सारे कागजों पर दस्तखत किए। उसे रोहन की बातें याद आ गईं। आन्या ने उस पर पूरा भरोसा किया था। उसे लगता था कि वह अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो पैसा तो आपके कारोबार में लगा है। मैंने तो एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। उससे क्या घर पता है? सबूत है तुम्हारे पास? रोहन ने हंसते हुए कहा। कागजों के हिसाब से तुमने पैसा लिया और तुमने ही खर्च किया। बैंक भी यही मानेगा और अदालत भी। रोहन ने घर्ष से एक आइल उठाई। उसमें से कई कागजात बाहर गिर पड़े। उन कागजों को देखते ही आन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उन सभी पर उसकी मुहर सा लगी हुई थी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट ट्रांसफर एग्रीमेंट और उसके पिता की वसीयत से अपना हर्ष होने का शपथ पत्र। यह सब कब हुआ? मैंने तो ऐसे कोई काग देखे ही नहीं। आन्या की आवाज कांपने लगी। जब तुम बीमार थीं और होश में नहीं थीं, याद है? तब मैंने कुछ काग ही काम निपटा लिए थे। आन्या का पूरा शरीर कांपने लगा। यह 2 हफ्ते पहले की बात थी। उसे तेज बुखार था और वह 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बिस्तर पर पही थी। रोहन दवा की दुकान से दवा लाया था और बोला था, बहुत दर्द हो रहा है, यह खा लो और आराम करो। उस वक्त उसकी वो प्यार भरी बातें सब एक सोची समझी साइज थी। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ा ही क्या है, कुछ हास तो है नहीं। रोहन ने कागजात को वापस आइल में रखते हुए कहा। हमें इसकी यादा जरूरत है। प्रिया से शादी करने में कितना खर्च आएगा जानती हो? शगुन, गहने, हर चीज में पैसा लगता है। आन्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। जब मैं होश में नहीं थी तब लगाई गई मुहर की कोई कीमत नहीं है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैं कह दूंगा कि यह पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से हुआ था। बात खत्म। आन्या पूरी तरह निराश हो गई।
3 साल से बचाकर रखी 20 लाख की एडी, पिता की जायदाद, जो एक दुकान थी, सब कुछ चला गया था। अब उसके पास सिर्फ 3 करोड़ का कर बचा था। प्रिया के माता पिता कह रहे थे कि शादी धूमधाम से करनी है तो कम से कम 50 लाख तो लगेंगे ही। रोहन ने एक नई सिगरेट निकालते हुए कहा, होटल भी अच्छा बुक करना होगा, ऑटोग्राफ भी टॉप क्लास का चाहिए, और हनीमून के लिए यूरोप तो जाना ही पड़ेगा। आजकल यही स्टैंडर्ड है। आन्या को लगा जैसे उसके अंदर का सारा उत्साह अब फट पड़ेगा, लेकिन उसने उद को रोक लिया। वह जानती थी कि रोने से वह और भी कमजोर दिखेगी। इसके बजाय वह धीरे से उठी और मेज पर रखा पेन उठाया। ठीक है, मैं सब समझ गई रोहन, आपकी मर्जी। क्या समझ गई? मुझे भी तो पता चले। मैं तलाक के कागजों पर दस्तखत कर रही हूं। अब यहां रुकने का कोई आयदा नहीं है, आन्या ने शांत भाव से कहा। रोहन हैरान रह गया। अरे वाह, बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा था तुम रोगी, गिगिघाओगी, माई मांगोगी। 3 साल मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अंत ऐसा ही होना था। कम से कम मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यह सोचकर दिल को तसल्ली मिल रही है। आन्या ने तलाक के कागज खोलते हुए कहा। आचार साई के 3 पन्नों पर कानूनी शब्द लिखे हुए थे, लेकिन सबसे घृणी था आगरी में दस्तखत करने की जगह। उसका हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने सा सा आन्या देसाई लिख दिया। आगरी अक्षर लिखते हुए आन्या को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह न तो पछतावा था, न ही दुख, बल्कि उसे हल्का महसूस हो रहा था। अब उसे इस आदमी के लिए सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ेगा, सास के ताने सुनकर चुप नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, दस्तखत कर दिए तो आज ही अपना सामान पैक करो और निकलो। बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं। रोहन ने कागज समेटते हुए कहा, यह घर हमारा है तो सिर्फ अपने कपड़े और किताबें ले जाना। हमारे घर से खरीदी हुई कोई भी चीज साथ मत ले जाना। जी ठीक है, आन्या ने सिर हिलाया। वैसे भी ले जाने के लिए उसके पास कुछ हाथ था भी नहीं। शादी में लाए हुए कुछ कप्पे और चंद किताबें। अब बाई की जिंदगी कर चुकाते हुए गुहारना, यही तुम्हारी सजा है। रोहन दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हर उगल रहा था। यह सजा है हमारे खानदान में घुसने की हिम्मत करने की, और हां, हमारे आनदान के इला कुछ भी करने की सोचना भी मत। रोहन ने दरवाजे का हैंडल पककर पीछे मुड़ते हुए हंसकर कहा, तुम कर भी क्या सकती हो? बस चुपचाप यहां से गायब हो जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। दरवाजा ओर से बंद हुआ। आन्या अकेले लिविंग रूम में खड़ी रही और एक गहरी सांस ली। अचानक शांत हुए घर में सिर विज के चलने की आवाज आ रही थी। अब तक दबाकर रखी सारी भावनाएं धीरे धीरे बाहर आने लगीं। उत्साह, धोखा, बेबसी, निराशा। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बल्कि उसका दिमाग ठंडा होता जा रहा था। 3 साल तक मैं कितनी बब्बी बेवकूफ थी। आन्या उद पर हंसी, और फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी सस्ती सी डिजिटल घड़ी उतारकर कूहेदान में फेंक दी। यह लाते फेंक दी। घड़ी रोहन ने शादी की पहली सालगिरह पर एक सेल से 3000 रुपए में खरीद कर दी थी। मां करना, बजट थोड़ा कम था, इसलिए बस यही ले पाया। लेकिन तुम मेरी भावनाएं तो समझती हो ना? रोहन के उस वक्त के शब्द उसे याद आए। तब आन्या बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि सिर्फ उसका प्यार ही कारी है, सब कुछ झूठ था। आन्या अपने बेडरूम की तरफ भी। उसने अलमारी में गहरे अंदर छुपाकर रखा एक छोटा सा लेदर का बक्सा निकाला। 3 साल से उसने इस बक्से को एक बार भी नहीं खोला था। ढक्कन खोलते ही प्लैटिनम से बनी एक बेशकीमती घड़ी सामने आई। घड़ी के पीछे डी ग्रुप का प्रतीक, एक हीरा बगी खूबसूरती से जा हुआ था। आन्या ने घड़ी अपनी कलाई पर बांध ली। ठंडी धातु का वर्ण उसे महसूस हुआ। 3 साल बाद यह उसकी असली पहचान थी। डी ग्रुप के चेयरमैन विक्रम देसाई की इकलौती बेटी आन्या देसाई। अब नाम उतारने का वक्त आ गया था। आन्या ने अपना फोन निकाला और एक ऐसा नंबर डायल किया जो उसने 3 साल से नहीं किया था। 2 बार घंटी बजी और होन उठ गया। पापा, मैं हूं आन्या। आन्या बेटी, क्या हुआ? इतनी रात को कैसे ऑन किया? ऑन के दूसरी तरफ से एक भारी और औब उन आवा आई। यह विक्रम देसाई थे, डी ग्रुप के चेयरमैन और आन्या के पिता। 3 साल बाद अपने पिता की आवाज सुनकर आन्या का दिल भर आया। मेरा तलाक हो गया। अभी मैंने कागजों पर दस्तखत किए हैं। अच्छा किया बेटी, तुमने बहुत सहा। अब घर वापस आ जाओ। तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है। जब मर्री हो
आ जाना। आन्या का गला रूंध गया। इन 3 सालों में उसने अपने पिता को कितना याद किया था, लेकिन यह उसका अपना ऐसला था। वह एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। पापा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोलो बेटी। कुछ भी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दीजिए। वे लोग मेरे ससुराल वाले थे। आन्या की आवाज़ में एक ठंडी नहरत थी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस का जो 300 करोड़ का नया टाउनशिप प्रोजेक्ट है, उसकी फंडिंग तुरंत रुकवा दीजिए। आपने जो फाइनेंशियल पुल आउट प्लान बताया था, उसे अभी शुरू कर दीजिए। ओन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर विक्रम देसाई ने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, अपनी बेटी के लिए मैं यह जरूर करूंगा। यह क्या बकवास है? रोहन मल्होत्रा ने एक लाल लिघाए को फाते हुए चिल्लाया। अंतिम ऋण वसूली नोटिस शीर्षक सा दिख रहा था। यह नोटिस उसी बैंक से आया था जहां से उसने लोन लिया था। 3 करोड़ रुपए 15 दिनों के अंदर चुकाने थे, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोहन ने काग दोबारा पा। उसके माथे की नसें तन गईं। तलाक के कुछ ही दिनों बाद यह नोटिस आ गया था, और यह नोटिस उसे उस लोन के लिए था जो आन्या के नाम पर लिया गया था। उस औरत की इतनी हिम्मत! रोहन ने ओन उठाकर आन्या का नंबर मिलाया, लेकिन सिर घंटी बजती रही। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैं उठ जाकर उससे बात करता हूं। रोहन ने अपनी कार की चाबी उठाई और घर से निकल पा। तलाक के कागजों पर आन्या का नया पता लिखा हुआ था। आधे घंटे बाद रोहन दक्षिण मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। क्या यही जगह है? रोहन ने सिर उठाकर 40 मंजिला इमारत को देखा। इस इलाके में एक फ्लैट का किराया कम से कम 3 लाख महीना होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आन्या यहां कैसे रह सकती है, दिखावा कर रही होगी। रोहन ने हंसते हुए लीट में दम रखा। 27वीं मंजिल पर दरवाजा खुलते ही रोहन चौंक गया। गलियारे में दोनों तरफ काले सूट पहने बॉडीगार्ड खड़े थे। यह क्या हो रहा है? रोहन ने घबराकर कहा। एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ आया। आपको किससे मिलना है? आन्या देसाई से। कुछ निजी काम है। आपका नाम और आने का कारण बताइए, बॉडीगार्ड ने अपने वॉकी टॉकी को छूते हुए कहा। रोहन को अब कुछ गब लग रही थी। आन्या को इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत? मेरा नाम रोहन मल्होत्रा है और मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। बॉडीगार्ड ने वॉकी टॉकी पर कुछ कहा। कुछ देर बाद 2701 नंबर का दरवाजा खुला। आन्या बाहर आई, लेकिन यह वो आन्या नहीं थी जिसे रोहन जानता था। उसने एक महंगे ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल किसी प्रोफेशनल ने संवारे थे और उसकी कलाई पर प्लैटिनम की घड़ी चमक रही थी। किस लिए आए हो? आन्या ने ठंडी आवाज में पूछा। उसकी पुरानी विनम्रता का कोई नामो निशान नहीं था। आन्या, यह सब क्या है? रोहन ने नोटिस लहराते हुए गुस्से में कहा। लोन तुमने लिया था और चुकाने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। कानूनी तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है रोहन, आन्या ने अपनी बाहें मोते हुए कहा। लोन भले ही मैंने लिया था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आपने किया था। क्या सबूत है? कागजों पर तो तुम्हारा ही नाम है। सबूत? आन्या ने अपना फोन निकाला और स्क्रीन दिखाई। उसमें कई वॉइस रिकॉर्डिंग सेव थीं। उसमें रोहन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वह आन्या से अपने बिजनेस के लिए लोन लेने को कह रहा था। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। यह रिकॉर्डिंग कानूनी है। अब यह मायने नहीं रखता, आन्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि बहुत जल्द आप इससे भी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? रोहन ने घबराकर पूछा। आन्या ने जवाब देने के बजाय दरवाजा बंद करना चाहा। अरे, मेरी बात अभी तम नहीं हुई है, रोहन ने दरवाजे पर चिल्लाया, लेकिन 2 बॉडीगार्ड ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सर, कृपया शांत रहिए। यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, रोहन ने छटपटाया, लेकिन कोई आयदा नहीं हुआ। अगली बार अगर आप यहां आए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। और हां, आपकी वो ली पर ली हुई कार भी जल्द ही उठा ली जाएगी, क्योंकि गारंटर आप हैं, आन्या ने ठंडी आवाज में कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रोहन गलियारे में अकेला उससे से कांपता रहा। 2 दिन बाद आन्या डी ग्रुप की लीगल टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के खातों की जांच करने पर हमें गबन के साम सबूत मिले हैं। लीगल टीम के हेड ने गाइल खोलते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स को देने वाले 15 करोड़ रुपए कहीं और इस्तेमाल किए गए हैं। आन्या की आंखों में चमक आ गई। क्या हम सीबीआई में शिकायत कर सकते हैं? हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हम तुरंत कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद एक अनपेक्षित बर आई। मैम, मां कीजिएगा। लीगल टीम के हेड की आवाज में घबराहट थी।
हमारी शिकायत खारिज हो गई है। क्या, कैसे? आन्या ने हैरान होकर पूछा। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस ने देश की सबसे बाई-लॉ फर्म को हायर कर लिया है। उन्होंने हमारे सबूतों में एक छोटी सी कानूनी आमी ढूंढ निकाली और शिकायत को रद्द करवा दिया। आन्या को बाय-झटका लगा। उसका प्लान, जो उसे अचूक लग रहा था, उसमें एक कमी निकल आई थी। क्या? गामी थी। अकाउंट्स बुक में तारीखों की एक छोटी सी लती थी और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। आन्या सोए पर बैठ गई। सिर मेरी तात और डी ग्रुप की शक्ति से काम नहीं चलेगा। उसे निराशा ने घेर लिया। उसे मानना पा कि उसका प्लान अधूरा था। रोहन और उसका परिवार उसकी सोच से ज्यादा चालाक थे। उसी वक्त सुनीता मल्होत्रा उस अस्पताल की तरफ जा रही थीं, जहां आन्या का इलाज चल रहा था। मुंबई का सबसे बड़ा वीआईपी हॉस्पिटल। सुनीता ने टैक्सी से उतरते हुए आलीशान इमारत को देखा। मेरी बहू का इलाज यहां हो रहा है। अस्पताल के गेट पर मैं, सुनीता ने बड़बड़ाया। उसने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, आन्या देसाई का कमरा कौन सा है? मां कीजिए। वीआईपी मरीजों की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। नर्स ने विनम्रता से कहा, क्या आपके पास रिश्तेदारी साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है? सुनीता घबरा गई। तलाक के बाद वह रिश्तेदारी कैसे साबित कर सकती थी? तो कम से कम यह बता दो कि उसका किस चीज का इलाज चल रहा है। यह भी गोपनीय है। सुनीता गलियारे में घूम रही थी और बॉडीगार्ड्स की ककी निगरानी देख रही थी। अजीब बात है, एक मरीज के लिए इतनी सुरक्षा। सुनीता के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। कहीं आन्या के खानदान ने कोई बहुत बड़ा काला धन तो नहीं छुपा रखा है और इसीलिए सरकारी एजेंसियां उनके पीछे पही हैं और उसी पैसे से यह शाही इलाज चल रहा है। सुनीता अपनी इस सोच पर उत्साहित हो गई। घूर कोई बहुत बही छिपी हुई दौलत है जो हमारे हाथ से निकल गई। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। वह पूरी तरह से एक लतहमी का शिकार हो चुकी थी। उधर डी ग्रुप की लीगल टीम तेजी से काम कर रही थी। शिकायत का खारिज होना हमारे लिए एक मौका है। लीगल टीम के हेड ने आन्या को बताया, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस अब लापरवाह हो गया है और इसी बीच हमने और भी मजबूत सबूत जुटा लिए हैं। कैसे सबूत? उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा ही नहीं गबन किया, बल्कि पूरी की पूरी अकाउंट्स बुक ही जाली बनाई है। आन्या का चेहरा खिल उठा। इस बार कोई कानूनी गामी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमने दोबारा सीबीआई में शिकायत करने की पूरी तैयारी कर ली है। आन्या को फिर से उम्मीद की एक किरण दिखी। वह एक असफलता से हार नहीं मानने वाली थी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में हाहाकार मचा हुआ था। हमारा पैसा कब दोगे? हमारे कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के मालिक रोहन और उसके पिता को घेरे हुए चिल्ला रहे थे। ऑफिस का दरवाजा बाहर से बंद था। शांत हो जाइए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, रोहन के पिता पसीना पोंछते हुए बोले। लेकिन 7 बैंकों ने एक साथ लोन चुकाने का नोटिस भेज दिया था और पैसा जुटाने का कोई रास्ता नहीं था। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अभी पैसा दो, वरना यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। रोहन और उसके पिता ऑफिस के एक कोने में फंस गए थे। उस रात रोहन ने कुछ निवेशकों से संपर्क किया, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। मां कीजिए, अभी मुश्किल है। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस बहुत जोखिम भरा लग रहा है। सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि डी ग्रुप का प्रभाव कहां तक है। अब मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और साथ ही आन्या पर हमला करने के लिए एक और गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने अपना फोन निकाला और कुछ पुराने नंबर ढूंढने लगा। 5 साल पहले मीन की दलाली करने वाला इरहान, गैरकानूनी लोन दिलवाने वाला ब्रोकर राजू और हवाला का काम करने वाला शेट्टी। हेलो भाई, मैं रोहन बोल रहा हूं। रोहन ने पहला जोन किया। एक काम था, आन्या देसाई नाम की एक लक्की की कोई कमोरी ढूंढ कर दे सकते हो? क्या बात है? मिलकर बताता हूं। पैसे की चिंता मत करना। रोहन ने एक एक करके तीनों को गोन किया। उसका प्लान आन्या की कोई निजी कमोरी ढूंढकर पलटवार करने का था। आन्या, तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, अब तुम तैयार रहो। अगली सुबह आन्या को उसके पिता विक्रम देसाई का जोन आया। आन्या बेटी, निराश मत हो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, एडवोकेट अर्जुन सिंह। आन्या के कान खजे हो गए। कौन है ये? एक बहुत ही निष्पक्ष और तेतर्रार वकील, सीबीआई में काम कर चुके हैं और कॉरपोरेट कानून के माहिर हैं। विक्रम की आवा में विश्वास था। तुम अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, एक असली विशेषज्ञ की मदद लो।
आन्या को इसकी सख्त जरूरत महसूस हुई। एक छोटी सी असफलता ने उसे अपनी सीमाओं का एहसास करा दिया था। मैं उनसे कब मिल सकती हूं? मैं व्यवस्था करता हूं। अर्जुन मेरी स्थिति सुनेगा तो जरूर मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापा। उस शाम आन्या ने अपने पिता से आखिरी गुहारिश की, पापा बस एक बात का वादा कीजिए। बोलो बेटी। मल्होत्रा आनदान को कानून के कटघरे में खड़ा कर दीजिए। आन्या की आवा में गौलाद जैसी मजबूती थी। चाहे गबन हो या धोखाधड़ी, उन्होंने जो भी अपराध किए हैं उसकी उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं वादा करता हूं। विक्रम ने भी दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी बेटी ने जो भी अपमान सहा है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। आन्या ने बदले की अपनी सम को और मजबूत कर लिया। एक असफलता जरूर मिली थी, लेकिन अब उसे एक विशेषज्ञ की मदद मिलने वाली थी। मल्होत्रा आनदान के साथ असली जंग अब शुरू होने वाली थी। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। आन्या ने डी ग्रुप की लीगल टीम के हेड को निर्देश दिया। मीटिंग की मैं पर मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस की देनदारियों और संपत्तियों की सूची फैली हुई थी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। हम इसे कौहियों के दाम खरीद सकते हैं। आन्या की आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। मल्होत्रा आनदान की 3 पीढ़ियों की कंपनी अब उसकी होने वाली थी। यह उसके बदले का एक शानदार अंत होता। लेकिन मैम, लीगल टीम के हेड ने सावधानी से कहा, करदारों की तरफ से एक दूसरा प्रतिनिधि बातचीत के लिए आया है। दूसरा प्रतिनिधि? आन्या ने हैरानी से पूछा। जी, एडवोकेट अर्जुन सिंह। आन्या चौंक गई। यह वही वकील था जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। वह करदारों का प्रतिनिधि कैसे बन गया? अजीब बात यह है कि उन्होंने पहले ही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के कागजी शेयर खरीद लिए हैं। लीगल टीम के हेड ने काग दिखाते हुए कहा, लगता है वे हमसे एकदम आगे चल रहे हैं। आन्या का चेहरा सख्त हो गया। कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी उम्मीदों के इला था। अगले दिन आन्या करदारों की मीटिंग में पहुंची। एक आलीशान होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में कई वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उनके बीच में एक आदमी खड़ा था। करीब 35-40 साल का, लंबा, दद आंखें और चेहरे पर एक ठंडा सा भाव। नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्जुन सिंह, उसने आन्या को अपना कार्ड देते हुए कहा। उसकी आवाज भी ठंडी और सधी हुई थी। आन्या देसाई। आन्या ने कार्ड लेते हुए जवाब दिया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को खरीदने के लिए आई है ना? जी बिल्कुल। मां कीजिए, लेकिन डी ग्रुप का प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। आन्या हैरान रह गई। किस लिए? मैंने पहले ही करदारों की ओर से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के 51% शेयर हासिल कर लिए हैं, अर्जुन ने काग दिखाते हुए कहा। इसीलिए कंपनी का अधिग्रहण हम ही करेंगे। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिस इंसान को उसके पिता ने भेजा था वही उसके बदले के रास्ते में रोहा बन रहा था। लेकिन डी ग्रुप बेहतर शर्तें पेश कर सकता है। यह शर्तों का मामला नहीं है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। आपका अधिग्रहण कानूनी रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है। कानूनी रूप से समस्याग्रस्त? हां, इससे सिंघानिया ग्रुप को जायदा पहुंच सकता है, अर्जुन ने विस्तार से बताया। अगर डी ग्रुप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को खरीदता है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एकाधिकार की समस्या पैदा होगी। तब सरकारी एजेंसियां दखल दे सकती हैं और इसी मौके का आयदा उठाकर सिंघानिया ग्रुप कंपनी को कौहियों के दाम खरीद सकता है। आन्या का दम घुटने लगा। उसने इस कानूनी तरह के बारे में सोचा ही नहीं था। इसके अलावा डी ग्रुप का घरूरत से ज्यादा विस्तार सरकार की नोंगरों में आ सकता है, जिससे पूरा डी ग्रुप तरह में पा सकता है। अर्जुन की चेतावनी तर्कसंगत और सटीक थी। आन्या को उत्साह आने लगा। उसे लगा कि यह आदमी उसके बदले का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिर आप क्या करने वाले हैं? हम मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को फिर से खड़ा करेंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स का सारा पैसा चुकाएंगे और इसे एक सामान्य कंपनी के रूप में चलाएंगे। आन्या को उससे से आग लग गई। उसका बदला गाक में मिलने वाला था। उस शाम आन्या ने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पापा, एडवोकेट अर्जुन सिंह की वजह से सब गुम हो गया है। क्या हुआ? वह मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के अधिग्रहण को रोक रहा है। मुझे लगता है वह सिंघानिया का आदमी है। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर विक्रम देसाई ने एक गहरी सांस ली। आन्या, तुम्हें कोई लतहमी हुई है? लतहमी? अर्जुन सिंघानिया का आदमी नहीं है,
बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। विक्रम ने शांति से समझाना शुरू किया। 10 साल पहले सिंघानिया की कॉरपोरेट साजिश की वजह से अर्जुन का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसके पिता की चलती हुई कंपनी को सिंघानिया ने एक ही दिन में हप लिया। आन्या हैरान रह गई। उस वजह से अर्जुन का परिवार बिखर गया और उसकी मां सदमे से घुर गईं। विक्रम की आवा में दुख था। उस वक्त मैंने अर्जुन की मदद की, उसे लॉ स्कूल भेजा और वकील बनने में सहायता की। आन्या को बड़ा झटका लगा। अर्जुन सिंह डी ग्रुप का एक छिपा हुआ सहयोगी था। अर्जुन के मन में सिंघानिया के लिए बदला भी है और हमारे लिए एहसान भी, तो फिर वह मेरे अधिग्रहण को क्यों रोक रहा है? अर्जुन बिजनेस में नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है। वह बदले से ज्यादा न्यायपूर्ण तरीकों पर विश्वास करता है। विक्रम ने समझाया। उसे लगा होगा कि तुम्हारा बदला किसी और भी शैतान की मदद कर सकता है। आन्या उलझन में पाप गई। उसने अर्जुन को पूरी तरह लतीफा था, समझा था। अगले दिन अर्जुन ने आन्या को फोन किया। मिस देसाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? जी, कहाँ मिलें? बांद्रा के एक बिजनेस होटल की लॉबी में। 1 घंटे बाद आन्या होटल की लॉबी में अर्जुन से मिली। उसके हाथ में एक ब्रीकेस था। यह देखिए। अर्जुन ने एक आयल खोली। यह सिंघानिया की कॉरपोरेट साजिशों के सबूत हैं। आन्या ने आयल देखी। उसमें सिंघानिया के राजनेताओं के साथ पिछले दरवाहे के सौदे, सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत और मीडिया को खरीदने के सबूत थे। क्या यह सब सच है? एक एक शब्द अर्जुन ने यकीन दिलाया। सिंघानिया इंतजार कर रहा है कि डी ग्रुप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को हिरी दे, ताकि वह एकाधिकार का मुद्दा उठाकर सरकार को दखल देने पर मजबूर कर सके। आन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसका बदला एक बड़े शैतान का हथियार बनने वाला था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ काम कीजिए, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। हम मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को भी पटरी पर लाएंगे और साथ ही सिंघानिया के काले कारनामों का भी पर्दाश करेंगे। आन्या को अर्जुन का असली मकसद समझ आ गया। अपने बदले को न्याय संगत बनाने के लिए उसे पट टीम लिकिमात हास 2 सब सकले करेंगे। अर्जुन की मदद की जरूरत थी। आप एक संयुक्त ऑपरेशन का प्रस्ताव रख रहे हैं? जी बिल्कुल, अर्जुन ने सिर हिलाया। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को बचाना और सिंघानिया का पर्दाश करना, एक तीर से 2 निशाने। आन्या ने फैसला कर लिया। अकेले के बदले से ज्यादा ब्रूरी सच्चा न्याय था। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। बहुत अच्छा। कल दोपहर 2 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेरी लॉ फर्म में मिलिए। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। यह सब वही तरीके से करना होगा, किसी को मत बताइएगा। बिल्कुल। आन्या ने उसका हाथ थाम लिया। यह उन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी की शुरुआत थी। उस रात आन्या ने अपने पिता को सब कुछ बताया। पापा, मैंने एडवोकेट अर्जुन सिंह के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा किया, विक्रम ने संतुष्टि से कहा। अर्जुन से बहुत कुछ सीखना। लालच को छोड़कर एक नैतिक बिजनेस वुमन बनना। नैतिक बिजनेस? बदला सिर्फ एक साधन है बेटी। असली मकसद न्याय को स्थापित करना है। विक्रम ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारे बदले को और भी बड़ा मतलब मिलेगा जब तुम दूसरों को भी बचाओगी। आन्या को अपने पिता की बात दिल में उतर गई। यह सिर्फ उसका बदला नहीं, बल्कि सबके लिए न्याय था। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स और सिंघानिया के सताए हुए हर इंसान के लिए लज्जी। बापा, अब मैं समझ गई। आन्या ने अपने बदले के मकसद को एक नया आयाम दिया। यह एक व्यक्तिगत लड़ाई से बककर सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई थी। अगली सुबह आन्या खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। इस संयुक्त ऑपरेशन की सफलता पर ही सब कुछ निर्भर था। उसका बदला, सिंघानिया का पतन और मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स का भविष्य, सब कुछ इस ऑपरेशन पर टिका था। अब असली खेल शुरू होगा। आन्या ने बड़बड़ाया। अर्जुन के साथ मीटिंग में कुछ ही घंटे बाकी थे। यह एक बहुत ही अहम मोड़ था। आन्या ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। इस बार वह असफल नहीं हो सकती थी। उसी रात आन्या और अर्जुन ने अपना हुलिया ऑपरेशन शुरू किया। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, अर्जुन ने कार में आन्या की तरफ देखते हुए कहा। सिंघानिया के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हासिल करने के लिए हमें उसके सबसे गास लोगों से मिलना होगा। आन्या घबराई हुई थी, लेकिन पीछे नहीं हट सकती थी। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। उनका पहला निशाना सिंघानिया का ची ऑस्टा
अजय वर्मा था। वह सिंघानिया के राजनीतिक और सरकारी लॉबिंग का काम देखता था। उन्होंने जुहू के एक महंगे क्लब के सामने कार रोकी। अजय वर्मा हर गुरुवार शाम को यहां आता है। अर्जुन ने क्लब के बोर्ड को देखते हुए कहा, मैं पहले अंदर जाकर उससे बात करूंगा। अगर कोई तरह महसूस हो तो मैं तुरंत ऑन करूंगा। आप कार में ही इंतजार कीजिए। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आन्या ने दृढ़ता से कहा। मैं आपको अकेले तरह में नहीं डाल सकती। अर्जुन कुछ देर झिझका, फिर सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे ही रहिएगा। दोनों क्लब के अंदर गए। धीमी रोशनी में बहुत से लोग शराब पी रहे थे। अर्जुन ने अजय वर्मा को देखा और सावधानी से उसकी तरफ बढ़ा। नमस्कार मिस्टर वर्मा, आप कौन? अजय ने नशे में धुत आवाज में पूछा। मैं एडवोकेट अर्जुन सिंह, सिंघानिया जी से एक डील के सिलसिले में बात करनी थी। अर्जुन ने अपना कार्ड दिया। अजय ने कार्ड देखा और दिलचस्पी दिखाई। कैसी डील? मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के मामले में कुछ मदद चाहिए। आपको अच्छी आसी रम मिल सकती है। अर्जुन ने इशारे से पैसों का लिहाजा दिखाया। अजय की आंखों में चमक आ गई। आप क्या चाहते हैं? हम सिंघानिया जी के मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को खरीदने के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम भी पहले से तैयारी कर सकें। अर्जुन ने सावधानी से पूछा। अजय ने चारों तरफ देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। यहां बात करना ठीक नहीं है, मेरे ऑफिस चलिए। अभी? हाँ, अभी ठीक रहेगा। किसी की नहर में नहीं आएंगे, अजय उठते हुए बोला। आन्या और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। यह एक मौका था, लेकिन तरनाक भी। अजय का ऑफिस सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग में 25वीं मंजिल पर था। ऑफिस लगभग आली था। यहां बैठिए, अजय ने सोहे की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने चुपके से अपना रिकॉर्डर ऑन करके जेब में रख लिया। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को खरीदने का क्या प्लान है? सर ने बहुत ही बारीक प्लान बनाया है, अजय ने व्हिस्की डालते हुए कहा। पहले हम डी ग्रुप को मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस खरीदने देंगे, उससे एकाधिकार का मुद्दा उठेगा। हाँ, सो तो है। तब सरकारी एजेंसियां दखल देंगी और डी ग्रुप पर मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को सस्ते में बेचने का दबाव बनाएंगी। आखिर है, इस पूरी प्रक्रिया में हमारे लोग सरकारी एजेंसियों को रिश्वत देंगे, अजय ने हंसते हुए कहा। और आखिर में मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाएगा, वह भी बाजार की कीमत के सिर्फ 30% पर। अर्जुन अंदर से दहल गया। यह एक बहुत ही शातिर साजिश थी। रिश्वत कैसे दी जाती है? सरकारी एजेंसियों और मीडिया दोनों जगह अच्छा खासा पैसा जा रहा है। अजय ने नशे में सब कुछ उगल दिया। सारे सबूत एक जगह रखे हुए हैं। सर हर लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि बाद में किसी को ब्लैकमेल कर सकें। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसे वही यूएसबी ड्राइव चाहिए थी। क्या मैं वह यूएसबी देख सकता हूं? वो थोड़ा मुश्किल है, अजय झिझका। अगर हम आपको और पैसे दें तो? अर्जुन ने एक और लिहाजा निकाला। अजय ने कुछ सोचा और फिर अपनी तिजोरी खोली। बस 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूं। उसने एक एनक्रिप्टेड यूएसबी निकाली। ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। आन्या ने अजय के हाथ से यूएसबी छीन ली। अरे, यह क्या कर रही हो? अजय चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्जुन ने आन्या का हाथ पका और वे ऑफिस से बाहर भागे। पको उन्हें, अजय की छी गलियारे में गूंज उठी। माहौल पल भर में भगद में बदल गया। दोनों भागते भागते किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकले। पीछे गार्ड्स के दौड़ने की आवाज आ रही थी। इधर अर्जुन ने आन्या का हाथ और कसकर पका और वे भागे। आन्या पहली बार ऐसे तरह का सामना कर रही थी, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन उसके साथ था। आखिरकार वे पार्किंग में पहुंचे। अर्जुन ने तेजी से कार का दरवाजा खोला और स्टार्ट किया। जल्दी बैठो। जैसे ही आन्या अंदर बैठी, कार तेजी से आगे बढ़ी। वे पार्किंग से बाहर निकल रहे थे और गार्ड्स उनकी तरफ भागते हुए दिखे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर दोनों ने सांस ली और एक दूसरे को देखा। यह बहुत तरनाक था। आन्या ने अभी भी कांपती आवाज में कहा, आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? अर्जुन ने आन्या का हाथ पकते हुए चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, आपकी वजह से। अर्जुन के प्यार भरे स्पर्श से आन्या का दिल शांत हो गया। उसे पहली बार लगा कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। यूएसबी हमारे पास है, अब इसका विश्लेषण करना होगा, अर्जुन ने यूएसबी निकालते हुए कहा। आज रात भर में हमें सब कुछ मेटाते हैं, जानना होगा। मैं भी आपकी मदद करूंगी, आन्या ने कहा। अकेले यह बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन के ऑफिस में दोनों ने रात भर यूएसबी का डेटा खंगाला। सिंघानिया के मनी लॉन्ड्रिंग के रिकॉर्ड,
राजनेताओं के साथ उसके सौदे, मीडिया को खरीदने के सबूत, सब कुछ सा लिखा था। यह तो बहुत शातिर है, आन्या ने काग देखते हुए कहा। इन सबूतों से हम सिंघानिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। अर्जुन ने कॉफी पीते हुए कहा। लेकिन आप यह सब क्यों कर रही हैं? आन्या कुछ देर चुप रही, फिर उसने सच बता दिया। पिछले 3 साल बहुत मुश्किल थे। अपमान, धोखा, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। अर्जुन ने नरम आवा में कहा। 3 साल का दर्द जो आपने अपने कंधों पर उठाया है, अब उसे उतार दीजिए। यह सुनकर आन्या की आंखों में आंसू आ गए। शादी के बाद पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझा था। आप अकेली नहीं हैं। अर्जुन ने आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यह एक निस्वार्थ दिलासा था। आन्या ने अर्जुन के सामने पहली बार अपना दिल खोला। 10 साल पहले जब मैंने अपना परिवार खोया था तो मैं भी टूट गया था। अर्जुन ने अपनी कहानी बताई। पापा की कंपनी दिवालिया हो गई, मां घुर गई, सब कुछ बिखर गया था। बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, लेकिन तब मुझे समझ आया कि बदले से ज्यादा जरूरी न्याय है। अर्जुन की आंखों में सच्चाई थी। अब मुझे भी यह समझ आ गया है। आन्या ने सिर हिलाया। मेरे बदले को न्याय संगत बनाने के लिए मुझे दूसरों को भी बचाना होगा। दोनों ने एक दूसरे के चानहमों पर मरहम लगाया। रात भर साथ काम करते हुए उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। सुबह 5 बजे तक आन्या अर्जुन के सामने एक अलग ही इंसान थी। वह डी ग्रुप की वारिस नहीं, बल्कि एक आम इंसान आन्या थी। अर्जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आन्या ने दिल से कहा। अगर मैं अकेली होती तो यह कभी नहीं कर पाती। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, अर्जुन ने आन्या को देखते हुए कहा। आपके साथ होने से ही मुझे यह सब करने की हिम्मत मिली। दोनों के बीच दोस्ती से बहकर कुछ पनप रहा था। यह एक नए प्यार की शुरुआत थी। उस सुबह विक्रम देसाई को अपनी बेटी से रिपोर्ट मिली। पापा, हमने सिंघानिया के इलार सारे सबूत जुटा लिए हैं। शाबाश, अर्जुन के साथ काम करके तुमने सही किया, विक्रम ने संतुष्टि से कहा। तुम में एक बदलाव देख रहा हूं। तुमने लालच की जगह न्याय को चुना है। यह सब अर्जुन की वजह से हुआ है, आन्या ने शर्माते हुए कहा। उनके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। विक्रम ने अपनी बेटी के चेहरे पर प्यार पा लिया। अर्जुन एक अच्छा लड़का है, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। अब अंतिम योजना को मंजूरी देता हूं, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। सिंघानिया की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को कानूनी तौर पर खरीद लो। जी पापा, आन्या ने प्लान फाइनल कर लिया। कॉरपोरेट साजिश को रोकना और मल्होत्रा खानदान को उनके किए की सा दिलाना। उस शाम आन्या और अर्जुन ने अपने ऑपरेशन की सफलता का जश्न मनाया। आपने बहुत मेहनत की, अर्जुन ने आन्या से कहा। हाँ, लेकिन अब डर नहीं लगता, आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह उनके रिश्ते की अनकही पुष्टि थी। अब बदले की नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोचिए, अर्जुन ने आन्या के कान में कहा। मैं भी यही चाहती हूं, आन्या ने जवाब दिया। दोनों ने एक बेहतर भविष्य की उम्मीद साझा की। उसी वक्त रोहन के जासूस अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहे थे। लगता है आन्या देसाई बदला लेने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है। वह बभे बहे होटलों में जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों से मिल रही है। जासूस को आन्या और अर्जुन के असली रिश्ते की भनक तक नहीं थी। उस पर नजर रखो, लगता है कोई बड़ी साजिश रच रही है। रोहन अभी भी आन्या की असली पहचान और उसके प्लान से अनजान था। यह तूफान से पहले की खामोशी थी, अब वक्त आ गया है। आन्या अर्जुन के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में सिंघानिया के सारे काले कारनामों के सबूत थे। सब कुछ पक्का है ना? अर्जुन ने आखिरी बार पूछा। हाँ बिल्कुल, इन सबूतों से सच सामने आ ही जाएगा, आन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। दोनों ने अंदर जाकर एक अधिकारी को सारे सबूत सौंप दिए। मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक रिश्वत, मीडिया को खरीदने के रिकॉर्ड, सब कुछ इसमें है। अर्जुन ने विस्तार से बताया। यह तो बहुत बड़ी बर है, अधिकारी ने यूएसबी देखते हुए कहा। हम जल्द ही कार्रवाई शुरू करेंगे। उसी वक्त आन्या ने ये सारे सबूत देश के भे मीडिया हाउस को भी भेज दिए। भे अखबारों और टीवी चैनलों को एक साथ जानकारी दी गई। सिंघानिया की कॉरपोरेट साजिश को दुनिया के सामने लाना जरूरी है, आन्या ने पत्रकारों से कहा। इस तरह से गैरकानूनी तरीके से किसी की जान के सामने लाना, कंपनी छीनना अब बंद होना चाहिए। उस शाम यह बर हर न्यूज चैनल पर चलने लगी।
उद्योगपति सिंघानिया पर बड़े पैमाने पर रिश्वत और कॉरपोरेट साजिश का आरोप। सीबीआई ने सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय पर छापा मारा। राजनेताओं के साथ अनुचित सौदों के सबूत मिले। सिंघानिया इस अचानक हुई घटना से बौखला गया। यह सब कैसे हुआ? उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सीबीआई के अधिकारी उसके ऑफिस की तलाशी ले रहे थे। सर, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने निराश होकर कहा। सारे सबूत बाहर आ चुके हैं। सिंघानिया पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसका सालों का साम्राज्य एक ही दिन में ढह गया। 2 दिन बाद आन्या ने मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को कानूनी तौर पर खरीद लिया। मुबारक हो मैम, डी ग्रुप के लीगल हेड ने अधिग्रहण के काग देते हुए कहा। अब आप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस की मालिक हैं। आन्या भावुक हो गई। उसने यह कंपनी सिंघानिया के हाथों में जाने से बचा ली थी। सबसे पहले छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स का सारा बकाया चुका दीजिए। आन्या ने पहला निर्देश दिया और सभी कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह भी दे दीजिए। उसी दिन दोपहर में कानून ने अपना काम किया। रोहन मल्होत्रा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई के अधिकारी मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में घुस आए। गबन और धोखाधड़ी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1 मिनट, यह क्या हो रहा है? रोहन ने छटपटाया, लेकिन कोई आयदा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर्स के 15 करोड़ रुपये का गबन और जाली खाते बनाने के आरोप हैं। अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। रोहन को ले जाया जा रहा था और वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। पापा, पापा, लेकिन उसके पिता जवाब नहीं दे सके। वे सदमे से बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती थे। आन्या ने आगिरी हिसाब भी चुकता कर दिया। रोहन के नाम पर जो 3 करोड़ का लोन था उसे भी वसूल किया जाएगा। आन्या ने बैंक मैनेजर से कहा, आप मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस की संपत्ति से उसे वसूल कर सकते हैं। जी ठीक है। आन्या ने अपने ससुराल वालों को 3 तरह सजा दी थी, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी। अगले दिन आन्या ने मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बहुत सारे पत्रकार जमा थे। नमस्कार, मैं आन्या देसाई हूं। आन्या माइक के सामने खड़ी हुई। सबसे पहले मैं अपनी असली पहचान बताना चाहती हूं। मैं डी ग्रुप के चेयरमैन विक्रम देसाई की बेटी हूं। पत्रकारों में हलचल मच गई। इस अधिग्रहण और पूरे मामले के पीछे मैं ही थी। आन्या ने आत्मविश्वास से घोषणा की। मैंने यह सब क्यों किया, अब मैं आपको बताती हूं। आन्या ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। सुनीता मल्होत्रा की आवाज स्पीकर से गूंजने लगी। नीच आंदान की लक्की हमारे घर की बहू बन गई। इस गंवार को क्या पता होगा? सही है, जैसे माँ बाप वैसी औलाद। 3 साल से रिकॉर्ड की गई सास की गालियां। पत्रकारों के चेहरे पर हैरानी थी। और यह भी देखिए, आन्या ने एक और दस्तावेज दिखाया। यह उन महंगे तोहफों की सूची थी जो उसे हर त्योहार पर देने के लिए मजबूर किया जाता था। शनेल का बैग, हेमीज का स्कार्फ, कार्टियर की घड़ी, कुल रम 30 लाख रुपए थी। यह सब मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से कमाए पैसों से खरीद कर दिया था। पत्रकार सांस रोके सुन रहे थे। दर्शकों के लिए यह एक संतोषजनक पल था। 3 साल तक सहे गए हर अपमान का बदला आज मुझे मिल गया है। आन्या ने अपनी बात खत्म की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस का बोर्ड बदल गया। अब उस पर आशियाना कंस्ट्रक्शंस का नया नाम लिखा था। हम बिजनेस में नैतिकता का एक नया दौर शुरू करेंगे, आन्या ने घोषणा की। पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हम एक नया मॉडल पेश करेंगे। कर्मचारियों ने तालियां बजाईं। आखिरकार उन्हें एक अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला था। शाम को आन्या और अर्जुन आशियाना कंस्ट्रक्शंस की कैंटीन में शांति से खाना खा रहे थे। मेनू में सादी सी दाल, चावल और सब्जी थी। अजीब सा सुकून मिल रहा है। आन्या ने चम्मच रखते हुए कहा, बदला तम हो गया। शायद इसलिए मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों को एक शांत और छोटी सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं डी ग्रुप की वारिस नहीं बनूंगी, आन्या ने अचानक कहा। मैं आशियाना कंस्ट्रक्शंस को बहा बनाना चाहती हूं और इसे एक दी वारिस महसूस हो रही थी। महसूस कोर में आदर्श नैतिक कंपनी बनाना चाहती हूं। यह एक बहुत अच्छा फैसला है। अर्जुन ने आन्या का हाथ पक्का। मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं, अगर आपको मंजूर हो तो। आन्या ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में बिजनेस पार्टनर से बगकर कुछ था। बिल्कुल, साथ में करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यह उनके रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत थी। आशियाना कंस्ट्रक्शंस का एक नया दौर
साथ में शुरू करते हैं, अर्जुन ने कहा। हाँ, साथ में, आन्या ने जवाब दिया। दोनों के वादे के साथ कहानी का एक अध्याय समाप्त हुआ। बदला पूरा हो चुका था और एक नए प्यार और उम्मीद की शुरुआत हुई थी। दोनों के अपने सुखद भविष्य का वादा किए कुछ ही दिन हुए थे कि एक अचानक संकट आ गया। सर, डी ग्रुप मुख्यालय में चेयरमैन के ऑफिस से एक सचिव की घबराई हुई आवाज आई। विक्रम देसाई अपनी मेज पर बेहोश पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन वे होश में नहीं आए। पापा, आन्या आईसीयू के बाहर आंसू बहा रही थी। उसे अभी अभी उशी मिली थी और अब अपने पिता को खोने का त्रा मंडरा रहा था। डी ग्रुप में आपातकाल घोषित कर दिया गया। अगले दिन डी ग्रुप के बोर्डरूम में माहौल तनावपूर्ण था। चेयरमैन साहब बेहोश हैं, इससे कंपनी को तरा हो सकता है। एक वरिष्ठ कार्यकारी मिस्टर खन्ना ने बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा, हमें आन्या देसाई की योग्यता पर भी विचार करना चाहिए। योग्यता? आन्या ने पूछा। एक तलाकशुदा महिला एक इतनी बब्भी कंपनी का नेतृत्व कैसे कर सकती है? यह एक सवाल है, खन्ना ने ठंडे स्वर में कहा। और एडवोकेट अर्जुन सिंह के साथ उनके रिश्ते पर भी शक है। क्या मतलब है आपका? हमें बर मिली है कि अर्जुन सिंह आशियाना कंस्ट्रक्शंस की अंदरूनी जानकारी लीक कर रहे हैं। खन्ना ने कुछ काग दिखाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिलकर डी ग्रुप का निजी आयदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आन्या को गुस्सा आ गया। यह अर्जुन को एक जासूस के रूप में फांसाने की एक घटिया साजिश थी। यह बेबुनियाद आरोप है। बेबुनियाद? बोर्ड इसकी जांच करेगा। खन्ना का इरादा साध था। वह विक्रम देसाई की अनुपस्थिति और आन्या के तलाक का गायदा उठाकर कंपनी पर भा करना चाहता था। उसी वक्त रोहन मल्होत्रा मानद पर बाहर आ चुका था। इस बार मैं तुम्हें तम कर दूंगा, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। वह बदले की आग में जल रहा था और एक और भी तरनाक साजिश रच रहा था। भाई, तैयारी हो गई? मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के एक पुराने गुंडे ठेकेदार ने पूछा। हाँ, इस बार आशियाना कंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। रोहन ने एक नए प्रोजेक्ट का नक्शा खोला। हम कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जानबूझकर हादसा करवाएंगे। कैसे? सुरक्षा उपकरणों के साथ पहले से छेड़छाड़ कर देंगे ताकि कोई मजदूर घायल हो जाए। रोहन का प्लान बहुत शातिर था। वह आशियाना कंस्ट्रक्शंस पर घटिया निर्माण और सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाकर उसकी नैतिक छवि को घाव करना चाहता था, ताकि आन्या डी ग्रुप की वारिस बनने की योग्यता खो दे। 2 दिन बाद रोहन की साजिश कामयाब हुई। आशियाना कंस्ट्रक्शंस की साइट पर एक क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। येंचा में हाहाकार मच गया। रोहन ने पहले से खरीदे हुए मीडिया को बर दे दी। आशियाना कंस्ट्रक्शंस में बहादसा, सुरक्षा में भारी चूक, नैतिकता का ढोंग करने वाली कंपनी का सच सामने आया। बरें तेजी से फैलने लगीं। आन्या की डी ग्रुप की वारिस बनने की योग्यता पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन तभी एक और अप्रत्याशित घटना घटी। सुनीता मल्होत्रा के अतीत की कहानी मीडिया में लीक हो गई। यह बर रोहन के वकील ने ही लीक की थी। सुनीता मल्होत्रा के पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी, जिसके बाद वे बेहद गरीबी में रहीं। पैसे के प्रति उनका लगाव उनके दर्दनाक अतीत का नतीजा था। बहू के प्रति उनका कठोर व्यवहार रीबी के डर की वजह से था। अचानक मीडिया सुनीता के प्रति सहानुभूति दिखाने लगा। बहू ने कुछ यादा ही नहीं कर दिया। आइर सास थी, इतना तो नहीं करना चाहिए था। एक अस्थाई सहानुभूति की लहर बन गई। आन्या चारों तरफ से घिर चुकी थी। पिता बेहोश थे, खन्ना अंदर से हमला कर रहा था, रोहन बाहर से साजिश रच रहा था, और अब सास के लिए सहानुभूति की लहर। वह चौतरहा संकट में थी। अर्जुन, बहुत मुश्किल हो रहा है, आन्या ने अस्पताल के गलियारे में अर्जुन से कहा। लग रहा है जैसे सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। आन्या, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अर्जुन ने आन्या का हाथ पकते हुए कहा। खन्ना के हमले और रोहन की साजिश, मैं दोनों के इलाज सबूत ढूंढकर आपकी बेगुनाही साबित करूंगा। लेकिन यह बहुत तरनाक है। कोई बात नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। अर्जुन ने सिर भरोसा नहीं जताया, बल्कि उद सब कुछ ठीक करने का प्रण लिया। आन्या ने ऐसला किया, वह अर्जुन पर अपना आखिरी विश्वास दिखाएगी। यह लीजिए, आन्या ने एक लिहाजा दिया। यह डी ग्रुप की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें खन्ना के भ्रष्टाचार के सारे सबूत हैं। यह आप मुझे देके रही हैं? हाँ,
मुझे यकीन है कि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। आन्या का विश्वास देखकर अर्जुन भावुक हो गया। उस शाम खन्ना ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने एक एक करके बोर्ड के सदस्यों से मिलना शुरू किया। चेयरमैन साहब अगर होश में नहीं आए तो किसी को तो कंपनी संभालनी होगी। उसकी बातों से सदस्य प्रभावित होने लगे। मैं एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुला रहा हूं। खन्ना ने अपना आयरी दांव चल दिया था। आन्या के लिए यह करो या मरो की स्थिति थी। कुछ ही दिनों में सब कुछ तय होने वाला था। अगली सुबह 8 बजे आन्या अस्पताल में अपने पिता का हाथ थामे खड़ी थी। पापा, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। विक्रम देसाई अभी भी बेहोश थे, लेकिन आन्या को यकीन था कि वे सुन सकते हैं। मैं डी ग्रुप को सुरक्षित रखूंगी। 30 मिनट बाद वह डी ग्रुप के मुख्यालय में बोर्ड रूम में पहुंची। माहौल ठंडा था। चेयरमैन साहब की इस हालत में आप कंपनी को कैसे संभालेंगी? खन्ना ने चुनौती दी। यह एक अच्छा सवाल है, आन्या ने शांति से जवाब दिया। इसीलिए मैंने एक क्रांतिकारी बिजनेस प्लान तैयार किया है। आन्या ने एक प्रेजेंटेशन शुरू की। यह डी ग्रुप और आशियाना कंस्ट्रक्शंस के विलय का विन है। स्क्रीन पर शानदार ग्राह और आंखें दिखने लगे। हम डी ग्रुप के पारंपरिक बिजनेस को आशियाना कंस्ट्रक्शंस के नैतिक और नए मूल्यों के साथ जोड़ेंगे। पर्यावरण अनुकूल तकनीक, सामाजिक उद्यमों के साथ साझेदारी और पारदर्शी शासन के माध्यम से हम विकास के नए रास्ते बनाएंगे। बोर्ड के सदस्यों के चेहरे बदलने लगे। 5 साल में 30% राजस्व वृद्धि और विदेशी बाजार में 50% हिस्सेदारी हमारा लक्ष्य है। खन्ना घबराने लगा। आन्या का प्लान उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत था। तभी आन्या के ओन पर एक मैसेज आया। यह अर्जुन का था। खन्ना के इलाज सबूत मिल गए हैं, जल्द भेज रहा हूं। उसी वक्त अर्जुन आशियाना कंस्ट्रक्शंस की साइट पर छिपा हुआ था। क्या यह पक्का है कि रोहन आज यहां हमला करने वाला है? पुलिस ने अर्जुन से पूछा। हां, पक्का है, अर्जुन ने दूरबीन से देखते हुए कहा। उसने रोहन और उसके साथियों को देखा। रोहन चुपके से भारी मशीनरी में रेत डाल रहा था। अब अर्जुन के इशारे पर पुलिस ने धावा बोल दिया। रोहन मल्होत्रा, तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। रोहन भौंचक्का रह गया। इस बार उसे लंबी सभा होनी तय थी। अर्जुन ने तुरंत आन्या को रोहन की गिरफ्तारी की बर और खन्ना के इला सबूत भेज दिए। बोर्ड रूम में आन्या ने वे सबूत स्क्रीन पर दिखा दिए। यह सबूत था कि खन्ना ने डी ग्रुप की गोपनीय तकनीक एक विदेशी प्रतियोगी को बेची थी। बैंक ट्रांसफर, दस्तावेज और होन रिकॉर्डिंग, सब कुछ था। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। यह सब झूठ है, खन्ना चिल्लाया। अगर झूठ है तो आपके खाते में पैसे कैसे आए? आन्या ने बैंक स्टेटमेंट दिखाया। मिस्टर खन्ना को गबन और औद्योगिक जासूसी के आरोप में बर्खास्त किया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषणा की। आन्या का सबसे भा दुश्मन तम हो चुका था। सुनीता मल्होत्रा के प्रति सहानुभूति की लहर भी तम हो गई। रोहन के नए अपराध और सास की रिकॉर्डिंग ने लोगों की राय बदल दी। यह तो बहू को सताना नहीं, अपराध है। उस दोपहर एक चमत्कार हुआ। विक्रम देसाई होश में आ गए। पापा, आन्या दौड़कर कमरे में गई। आन्या, बोर्ड मीटिंग का क्या हुआ? सब ठीक हो गया, मैंने सब संभाल लिया। तुमने अकेले? विक्रम की आंखों में गर्व था। हाँ पापा, मैंने कर दिखाया। अर्जुन से शादी कर लो, मेरा आशीर्वाद है। विक्रम मुस्कुराए। शाम को हुई बोर्ड मीटिंग में आन्या को सर्वसम्मति से डी ग्रुप का नया प्रमुख चुन लिया गया। अब मैं एक और भी बॉडी ग्रुप बनाऊंगी, आन्या ने कहा। मीटिंग के बाद आन्या और अर्जुन डी ग्रुप की छत पर खड़े थे। आपने बहुत मेहनत की, अर्जुन ने कहा। यह सब आपकी वजह से हुआ। संकट ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। 1 साल बाद आन्या डी ग्रुप की चेयरमैन थी। आशियाना कंस्ट्रक्शंस का राजस्व 40% और डी ग्रुप का 25% बल गया था। उसने एक ऐसी कंपनी बनाई थी जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों की परवाह करती थी। अर्जुन ने आशियाना कंस्ट्रक्शंस को नैतिकता का प्रतीक बना दिया था। दोनों शाम को एक साथ समाज सेवा के लिए जाते थे। उनकी जिंदगी सादी लेकिन खुशहाल थी। उधर रोहन मल्होत्रा और उसका परिवार अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। सुनीता मल्होत्रा अब एक बाजार में नकली बैग भी खरीदने की हैसियत में नहीं थी। एक दिन वह एक नकली बैग चुराते हुए पकड़ी गई। जो कभी अपनी बहू से महंगे तोहफे मांगती थी, वह अब चोरी करने पर मजबूर थी। रोहन जेल में अपनी इस्मत पर रो रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
आन्या अपनी मां की कब्र पर गई। मां, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं एक उश और सम्मानित इंसान बन गई हूं। उसने वहां फूल छाए और एक नई जिंदगी का संकल्प लिया। उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। जिंदगी का असली बदला अतीत में फांसे रहना नहीं, बल्कि आज में उसी से जीना है। शाम को डूबते सूरज की रोशनी में डी ग्रुप और आशियाना कंस्ट्रक्शंस की इमारतें चमक रही थीं। आन्या और अर्जुन हाथ में हाथ डाले एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। यह एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने 3 साल के अपमान के बाद न सिर्फ बदला लिया, बल्कि सच्चा न्याय, प्यार और सम्मान भी हासिल किया। जिस महिला को कभी नीच आनदान का ताना दिया जाता था, वह अब सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपके मन की चिंताओं को दूर कर दिया होगा। हमेशा याद रखें, मैं आपकी मजबूत साथी हूं। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। आज आपका दिन शुभ हो।